अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर 1 के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो बायोलॉजी की बुक के अलावा आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश की एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी एक्सरसाइज का सल्यूशन, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं एज अ लॉन्ग और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के भी, और विद इन चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वायरस होते क्या हैं। ये एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली होस्ट सेल के अंदर। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए और अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए किसी ज़िंदा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा ये यूज़ करते हैं अपनी जो है खुद को कॉपी करने के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए। ये होस्ट के जो होस्ट होता है होस्ट सेल, उसके सेल्स की मशीनरी को ये इस्तेमाल करते हैं। तो वायरसेस को ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड नहीं किया जाता, ये नॉन लिविंग है। अगर ये किसी होस्ट जो भी है, एनिमल है चाहे प्लांट है या अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर वायरस एंटर होगा तो लिविंग होगा, अदरवाइज ये नॉन लिविंग है होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। ये सेल से मिलके नहीं बने होते, इनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पाई जाती जो कि एनिमल्स की एनिमल के जो अंदर जो एनिमल की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको डिफाइन कर सके, इनमें ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती। वायरस के पास जो है वो कंसिस्ट करता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी मॉर्फोलॉजी पे बात करें कि ये किससे मिलके बने होते हैं, तो इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए होता है जो कि एक प्रोटीन कोड के अंदर सराउंड हुआ होता है। ये ना तो अपना इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म है कि ये उसे रन कर सकें, इस वजह से ये डिपेंड करते हैं होस्ट सेल पे और रेप्लिकेट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। वायरसेस को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो क्लासिफाई किया गया है सेवरल क्लासेस में, उनकी जेनेटिक मटेरियल को देखते हुए, उनकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी को देखते हुए और उनकी मॉर्फोलॉजी को देखते हुए, और ये देखते हुए कि वो किसी होस्ट में किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी है ऑफ वायरसेस की, जिसको आईसीटीवी कहा जाता है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वायरस को क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कुछ एनिमल वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है और रेबीज वायरस है। अब रेबीज वायरस क्या होता है, ये एक फैटल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इंसेफेलिटिस है ये ह्यूमन के अंदर, ये इन्फ्लेमेशन काज करता है उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और इसके अलावा ये वायरस जो है इसमें जो भी इसका विक्टिम होता है उसको हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि वो लिक्विड इनटेक जो है नहीं करेगा तो उसको जो है वो दौरे पड़ना स्टार्ट होंगे। वो ऐसा विक्टिम जो कि रेबीज़ का शिकार हो, जिसको रेबीज़ वायरस हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है, इसकी जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं रिकवरी के। अगर हम बात करें प्लांट वायरसेस की, तो कुछ ऐसे वायरस हैं जो प्लांट को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो वायरसेस जो हैं वो प्लांट को इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें हमारे पास आते हैं T4 फेज और लैम्ब्डा फेज। सॉरी, ये बैक्टीरियोफेजिस हैं। जो प्लांट वायरसेस हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें है टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप का एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, और टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्ट करता है वाइड रेंज में प्लांट्स के अंदर। उनके अंदर ये मॉटलिंग और डिसकलरेशन लेके आता है लीव्स के अंदर। मॉटलिंग हम कहते हैं कि ऐसा पौधा जो टोबैको मोज़ेक वायरस का शिकार होगा, उसके लीव्स में इरेगुलर पैचेस बने होंगे, स्पॉट बने होंगे, येलो और लाइट स्पॉट होंगे उसके अंदर। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये सोलेंसी जो फैमिली है प्लांट की, ज़्यादातर ये वायरस उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
बैक्टीरियोफेजिस की। तो बैक्टीरियोफेजिस जो है ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और इसमें एग्जांपल आती है T4 फेज और लैम्डा फेज। आर्चिया वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं आर्चियंस को, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिटेल में पढ़ी, और इसकी एग्जांपल्स में आते हैं सल्फोबोलस स्पिंडल शेप वायरस। तो ये स्टिकी नोट्स पे स्टूडेंट लिखा हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस जो मैंने आपको बताया। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं कि वायरस की शेप किस तरह की है, उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर भी वायरस को क्लासिफाई किया गया है। कुछ वायरस हेलिकल वायरस होते हैं, आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, वो इस तरह से हेलिकल शेप में होते हैं। कैप्सिड विद हेलिकल स्ट्रक्चर, कैप्सिड आप बोल रहे उसकी आउटर कवरिंग होती है जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है, और न्यूक्लिक एसिड को उसने सराउंड किया होता है। इसके एग्जांपल में आते हैं कि ऐसे वायरसेस की शेप जो हेलिकल वायरस हो वो होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस और रेबीज वायरस। आइसोहेड्रल वायरस इस तरह की शेप का होगा, ये भी कैप्सिड रखते हैं, और इनकी जो है वो सिमेट्री जो है आइसोहेड्रल शेप की होती है। इसकी एग्जांपल में आते हैं एडिनो वायरसेस और हर्प वायरसेस। आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस इस तरह का होता है, इसको इस वजह से कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है हेलिकल का भी और आइसोहेड्रल का भी, कि हेलिकल जो है वो इसका ये पोर्शन होगा सेंट्रल पोर्शन, और आइसोहेड्रल जो है वो इसकी हेड होता है, हेड शेप इसकी जो है वो आइसोहेड्रल होती है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और बाजुकात इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर जैसे कि टेल आपको ये नज़र आ रही है, इसकी ये टेल भी ऐड होती है। इसके एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरियोफेजिस वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। एनवेलप्ड वायरसेस की बात करें तो इनकी जो है एनवेलप हुए होते हैं, इनकी आउटर लिपिड एनवेलप होती है जो कि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ही डिराइव होती है, उससे ही बनती है, और कैप्सिड से सराउंड हुई होती है। इसकी एग्जांपल में इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस आता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट आते हैं नॉन एनवेलप्ड यानी कि नेकेड वायरसेस। इन पे कोई एनवेलप कोई झिल्ली नहीं होती, ये बिल्कुल नेकेड होते हैं। इनके पास जो है वो आउटर लिपिड एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती, और इनका सिर्फ ओनली एक कैप्सिड में ये इनक्लोज हुए होते हैं, इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इनक्लोज हुआ होता है। ऐसे एग्जाम्पल में आते हैं पोलियो वायरसेस और एडिनो वायरसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट क्लासिफिकेशन वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। DNA वायरसेस जो हैं ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास DNA होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल। DNA उनका सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी होता है। ऐसे एग्जांपल में आते हैं वायरसेस जिनके पास जो है वो DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंड में भी और डबल स्ट्रैंड में भी। उनकी एग्जांपल में आते हैं एडिनो वायरसेस जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करते हैं, और हर्प्स वायरसेस जो कि हर्प्स और चिकन पॉक्स यानी कि स्किन के ऊपर रैशेज और ब्रिस्टल्स बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस को हमने उनकी एग्जांपल को डिस्कस किया। जो सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरसेस उनमें आते हैं पार्वो वायरसेस, ये काज करते हैं गैस्ट्रो एंट्रिटाइस। ये ऐसे हैं जो कि गैस्ट्रो जो है हमारा जो जितना भी है गट है हमारी एसोफेगस वगैरह हमारे माउथ से लेके हमारे स्टमक तक एनस तक, बल्कि इसको इन्फेक्ट करते हैं। उसमें से किसी भी जो है वो ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है इन्फेक्शियस होते हैं, डायरिया, ये डायरिया काज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं RNA वायरसेस। RNA वायरसेस ऐसे होते हैं वायरसेस जिनके पास RNA होता है उनके जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। ये भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंड भी। इन सिंगल स्ट्रैंड वायरसेस की अगर हम बात करें तो उसमें है कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू काज करता है। और अगर हम डबल स्ट्रैंड RNA वायरस की बात करें तो उसमें आता है रोटा वायरसेस, और ये वायरसेस भी काज करते हैं गैस्ट्रो एंटेराइटिस, यानी कि ये जो है गैस्ट्रो जितना हमारा जो सिस्टम है उस पे ये अफेक्ट करते हैं और डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट हम इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन देखते हैं, इनकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के, ये रेप्लिकेट खुद को किस तरह से करते हैं। तो थ्री टाइप्स के हमारे पास वायरस आते हैं, पॉजिटिव सेंस RNA वायरसेस और नेगेटिव सेंस RNA वायरसेस। जो स्टूडेंट पॉजिटिव सेंस RNA वायरस होता है ये ऐसा RNA होता है जिसके पास जो जिनोम होता है, जिनोम हम कहते हैं एंटायर सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शन फाउंड इन सेल। ऐसा सेल जिसके पास DNA की होल इंस्ट्रक्शन होती है कि उसने किस तरह से जो है उसकी ग्रोथ होनी है, किस तरह से उसने रेप्लिकेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहेंगे जीनोम। ये डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देते हैं, ऐसे RNA जो है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं प्रोटीन में,
होस्ट सेल के राइबोसोम्स को यूज करते हुए। और इनकी एग्जाम्पल्स में आते हैं पोलियो वायरसेस और हेपेटाइटिस सी वायरस। ये डायरेक्टली जो है इनका आरएनए वो ट्रांसलेट हो जाता है उसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, और प्रोटीन बनना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्टेड प्रोटीन जो कि वायरस को फैलाती है और डिजीज काज करती है। और दूसरी तरफ जो होते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस इनके पास ये यूज करते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल। और ये आरएनए जो है इनका आरएनए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है टू मैसेंजर आरएनए, यानी कि आरएनए जीनोम जो है वो ट्रांसक्राइब डायरेक्टली, इसका नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकते, पहले वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे मैसेंजर आरएनए क्या यूज करते हुए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हुए ट्रांसलेट होने से पहले, फिर देन वो अपनी जो है वो प्रोटीन्स बनाएगा। जो वायरल आरएनए होता है वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको ट्रांसलेट नहीं करता। जो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा पहले पॉजिटिव स्ट्रैंड में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हुए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, देन वो उसको ट्रांसक्राइब करेगा प्रोटीन के अंदर। और ऐसे वायरस के एग्जांपल में आते हैं रेबीज वायरस और इबोला वायरसेस। अब कुछ वायरस ऐसे हैं जो रिवर्स ट्रांसक्राइब वायरस हैं, ये ऐसे वायरस हैं जो रेप्लिकेट होते हैं डीएनए इंटरमीडिएट के थ्रू, कौन से एंजाइम यूज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके, और ये इनके पास अपना आरएनए और डीएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। ऐसे वायरस के एग्जांपल में आते हैं आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम में आएगा रेट्रोवायरस, एचआईवी जो कि एड्स जो है उसको कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करता है। और दूसरा डीएनए जीनोम में आता है हिपेडना वायरसेस जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस जैसा होता है। होप सो स्टूडेंट के आपको वायरसेस के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। इससे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, ये बॉक्स में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आता है व्हाट आर प्रायोन्स और वायरॉइड्स। तो ये भी ए सेलुलर है, यानी कि ये भी जो है ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किए जाते, ये भी सेल से मिलके नहीं बने होते। और प्रायोन जो है ये बना होता है सिर्फ प्रोटीन से मिलके, जबकि वायरॉइड जो है ये सर्कुलर डीएनए से मिलके बना होता है। और ये दोनों जो है वायराइंस और वायरॉइड्स और प्रायोन जो है ये दोनों पार्टिकल जो है ये इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। पहले हम बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझेंगे। बायो मीन है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन है वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर करती है वैरायटी ऑफ लाइफ जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और ये जो है रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएबिलिटी में कितनी रिचनेस पाई जाती है और क्या इंटरेक्शन है उसका उसके इन्वायरमेंट में, और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ उसकी कितनी तादाद है। इसके अलावा दो टर्म है इकोसिस्टम और निच। इकोसिस्टम हम कहते हैं ऐसा डायनामिक और इंटरैक्टिव सिस्टम है ये जो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर से मिलके बना होता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके जो है वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। बायोटिक में आपको पता है आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जबकि एबायोटिक फैक्टर में आते हैं लाइट आ जाएगी, उसके अलावा टेम्परेचर आ जाएगा, इसके अलावा एयर आ जाएगी। निच की बात करें तो निच जो है ये रेफर करती है एक एज अ रोल एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी स्पीशीज है किसी एनिमल्स की, तो वो क्या रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम में। इसमें आ जाता है उसका हैबिटेट, यानी कि उसके रहने की जगह भी, किधर वो रह रही है, किस तरह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रीडेशन कर रहे हैं, वो कैसे शिकारी हैं, क्या शिकार कर रहे हैं, उनमें कंपटीशन क्या है फूड को लेके, शेल्टर को लेके, सर्वाइवल रेट क्या है उनका, और उसके अलावा सिम्बियोसिस यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनका जो है वो ताल्लुक किस तरह से है। इसके अलावा इट्स रोल इन एनर्जी फ्लो विद इन एन इकोसिस्टम, और एनर्जी किस फ्लो में जा रही है, यानी कि हर्बीवोर जो हैं वो प्लांट पे फीड कर रहे हैं, कार्निवोर हर्बीवोर पे फीड कर रहे हैं। इसी तरह से एनर्जी जो है वो किस तरह से एक फ्लो में चल रही है कि आपको पता है कि सन से एनर्जी आ रही है, पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, देन वो एनर्जी जो है वो यूज चली जाती है हर्बीवोर के पास, देन हर्बीवोर जब किसी का शिकार बनते हैं वो कार्निवोर के पास चली जाती है। इस तरह से जो है वो एनर्जी एक फ्लो में वर्क करती रहती है। देन वो कार्निवोर जो है वो जब डेड होगा तो वो डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया है वो उसकी बॉडी डिकम्पोज
कंपोज होना स्टार्ट हो जाएगी और वो एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो एनर्जी बचेगी वो दोबारा जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी का जो फ्लो है वो भी मेंटेन रहे, उसमें भी ये जो है वो रेफर करती है। ये नीच जो है इसमें तमाम चीज़ें ये इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल। बायोडाइवर्सिटी में लेवल कितने हैं? स्पीशी लेवल है, जेनेटिक लेवल है, इकोसिस्टम लेवल है। स्पीशी लेवल के ऊपर बायोडाइवर्सिटी असेस करती है, आइडेंटिफाई करती है, काउंट करती है कि स्पीशीज़ की मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है किसी एक गिवन एरिया के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, उनकी तादाद कितनी है उसको आइडेंटिफाई करती है। स्पीशी डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूड नहीं होती सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज़ पे, बल्कि इसमें उसकी ये भी आ जाती है कि वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं और कितनी अबंडेंस है उनकी। अगर हम जेनेटिक लेवल की बात करें तो जेनेटिक लेवल पर बायोडाइवर्सिटी रेफर करती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की या फिर टोटल जो स्पीशी रह रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है उसकी स्टडी करना, उसको कलेक्ट करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस वजह से कि स्पीशीज़ का सर्वाइवल रेट बढ़ाती है, ये उस पर ये अडॉप्ट होती है और इस काबिल बनाती है कि वो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका चैलेंजेस भी करने के ये काबिल हैं या नहीं है। उनके अंदर उनकी जेनेटिक जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इकोसिस्टम लेवल की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये असेसमेंट इसमें आती है, ये इंक्लूड होती है कि हैबिटेट की रेंज कितनी है। यानी कि हैबिटेट हम कहते हैं ना कि किसी एक खास जगह पे एक खास वक्त में ऑर्गेनिज्म की कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। इसमें हम ये जो है वो स्टडी करते हैं कि वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल से स्टार्ट हो रही है, वेटलैंड से, ग्रास लैंड में, डेजर्ट में, कहाँ कहाँ उनकी हैबिटेट जो है ऑर्गेनिज्म का किधर किधर इनहैबिट है, किधर किधर वो रह रहा है। और ये बहुत इन्वॉल्व होती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हम किस तरह से डिफरेंट इकोसिस्टम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये डिफरेंट इकोसिस्टम ये ना डेजर्ट का अलग है, ग्रास लैंड का अलग, वेटलैंड का अलग, फॉरेस्ट का अलग, और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल जो है वो इकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, इकोलॉजिकल हेल्थ पे वो ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन उनका क्या है डिफरेंट इकोसिस्टम का। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वायरसेस की क्लासिफिकेशन और वायरस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने जो स्टडी की थी बायोडाइवर्सिटी के लेवल जो डिस्कस किए हैं ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई सॉल्व एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और फर्स्ट ईयर के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल के साथ, और साथ ही इसके डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।